हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हुबली वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हुबली वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर पेपर टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें यह पेपर का तो यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 15 अक्टूबर 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे समय दिए गए थे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जो बात यहाँ पर पेपर के अंतर्गत किए गए हैं। पहले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स डू यू यूज टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर इफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स इज अनअवेलेबल। यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी कारण से अगर आग लगते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल्स का आग है, फायर्स लगे हो इलेक्ट्रिकल के कारण, तो उस बिहाफ पर जो हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वह उस समय अनअवेलेबल होगा। तो उस केस में हम उसके अलावे कौन से यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नॉर्मली जो हमारा जो फायर क्लास सी के अंतर्गत आते हैं जो इलेक्ट्रिकल से लगे हुए फायर्स होते हैं, इनके बुझाने के लिए जो बताया गया वो कार्बन डाइऑक्साइड्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें कि अगर किसी कारण बस ये अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो सेकेंडरी सब्सिडी जो हमारे पास होनी चाहिए वह हम DCP का भी प्रयोग यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। DCP सिंपली जो होता है वह ड्राई केमिकल पाउडर इसका फुल फॉर्म होता है। जो नॉर्मली आप जो कोचेज होते हैं इंडियन रेलवे के उसमें इसका प्रयोग किया जाता है फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ड्राई केमिकल पाउडर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट शू यू डू व्हेन क्लोथ्स कैचेज फायर। आपको क्या करना चाहिए जब कपड़े के अंतर्गत अगर फायर्स लगते हैं, आग लग जाती है, तो उस केस में अभी आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जहां फायर्स लगे वहां पर सबसे पहले स्टॉप रुकना चाहिए। फिर आपको जब सबसे पहला स्टेप लेना है कि जो वहां पर फ्लोर्स होंगे फ्लोर्स पर रोल करना है लेटकर। इसके अलावा जैसे वहां पर फायर्स बुझ जाते हैं तो उस केस में आपको वाटर्स का प्रयोग करने हैं। तो इस केस में अगर बात करें तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्टॉप्स वेयर यू आर ड्रॉप टू द फ्लोर, यानी फ्लोर पर लेट जाए और अगेंस्ट रोल अगेंस्ट द फ्लोर, फ्लोर के अगेंस्ट में यहाँ पर रोल करना है और तब तक रोल करना जब तक यहाँ पर फायर्स यहाँ पर एक्सटिंग्विश नहीं हो जाए। उसके बाद आप वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन विच कंट्री वाज 5S इन्वेंटेड। जो 5S जो मेथडोलॉजी जो लाया गया था, जो कि मेनली जो यूज किया जाता है यह मेथडोलॉजी वो मेनली जो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर किसी भी काम को बेहतर ढंग से किया जा सके, इसमें एक सिस्टमेटिक्स होते हैं 5 वर्ड्स का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। वो यहाँ पर पूछा गया था कि ये इस प्रकार के जो 5S टर्म्स है उसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जापान कंट्री के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ अगर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं
व्हाट आर द 5 फेज ऑफ 5S। जो 5S जो मेथडोलॉजी जो लाया गया था जापान के द्वारा, ताकि जो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा जो काम है वो बेहतर ढंग से किया जा सके, इसमें बोला गया 5 फेज क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, एक तरफ हम यहाँ पर जापानी जो वर्ड को प्रयोग करेंगे और एक तरफ हम इंडियंस इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बात करें जापानी वर्ड्स का, तो यहाँ पर सेरी यहाँ पर होता है, जिसका इंग्लिश वर्जन की अगर बात करें तो शॉर्ट होता है, यानी किसी भी काम को करने से पहले उसको शॉर्ट करें। सेकेंड यहाँ पर होता है सिटन, ये जापानी वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्जन की अगर बात करें तो यह होता है सेट इन ऑर्डर। थर्ड जो होता है वो होता है सेसो, जिसका इंग्लिश टर्म की अगर बात करें तो यह होता है साइन। फोर्थ की अगर बात करें तो सिकेट्सु होता है, जिसका अगर बात करें इंग्लिश वर्जन का तो स्टैंडर्डाइज इसका इंग्लिश वर्जन होता है। वहीं फिफ्थ टर्म की अगर बात करें तो शित्सुके होता है जापानी वर्ड में, जिसका अगर बात करें इंग्लिश वर्जन का तो इसका होता है सस्टेन। यानी आप देख सकते हैं कि अगर जापानी वर्ड के टर्म में अगर चले हम अगर तो सेरी, सेटन, सेसो, सेकेट्सु एवं शित्सुके, यहाँ पर ये टर्म्स यहाँ पर फॉलो होंगे। वहीं अगर बात करें इंग्लिश टर्म्स का तो यह शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर्स, साइन, स्टैंडर्डाइज एवं लास्ट में इसको सस्टेन करना होता है, यानी बनाए रखना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 5S का टर्म फॉलो होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चले तो इस प्रकार का ऑप्शन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का एक सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ अगर बात करें, नेक्स्ट जो पूछे गए हैं ISO 9001, ISO 9001 किससे संबंधित है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान ले कि कोई भी काम होता है उसमें इंप्रूवमेंट की समय समय पर रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए ISO स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें अलग अलग नंबर्स के न्यूमेरिक कोड्स के बिहाफ पर उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके बिहाफ पर उसकी क्वालिटी के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो होगा ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और 9001 जो है वह मेनली QMS यानी ये जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है वह क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा, जो ISO 9001 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके लिए ISO स्टैंडर्ड रखा गया है, ISO 14001 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। वहीं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है वह रखा गया है OHSAS 18001 या इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ISO के बिहाफ पर, तो उसमें जो लिया गया है वो ISO 45001 का लिया गया है यहाँ पर 45001, यानी यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए OHSAS 18001 एवं ISO 45001 का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001। इसके अलावा एक और टर्म जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ISO 50001। यह मेनली एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को यह रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और एग्जाम में रेगुलर बेसिस से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं ISO 3834। यह मेनली पूछे जाते हैं
क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है क्वालिटी, उनके लिए ISO 3834 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप अलग अलग ISO स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके आपको एग्जाम के अंतर्गत एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर ISO का फुल फॉर्म बताया जा चुका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट वन ऑफ बिलो कॉम्स अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से एक आएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 जो आया था 1948, यह इफेक्टेड हुआ था, प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 1949 को यह प्रभाव में आया था। इसको अप्लीकेबल किया गया था केवल और केवल वर्कशॉप एवं जो प्रोडक्शन यूनिट्स से, जैसे कि जो ICF RCF वगैरह जो है, वहाँ पर यह अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉर्मली जो नॉट एप्लीकेबल जो है वो है C&W वोपेन लाइंस एवं जो लोको सेट्स है, यहाँ पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट को बचने के लिए जो पहला स्टेप्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए कि जब भी आप काम करें ड्यूटी के दौरान, तो उस समय आपको जो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको ध्यानपूर्वक फॉलो करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप्स होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PPE, व्हाट इज PPE। PPE मेनली जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पर होता है, इसका फुल फॉर्म, जो कि होता है कि जब भी आप कोई कर्मचारी अपने काम के दौरान अगर कोई काम कर रहा हो, तो उस दौरान उनको जो काफ़ी खतरनाक जो हैजार्ड्स जो मशीन्स वगैरह होती है जिससे दुर्घटना की संभावना बना रहता है, तो उससे आसानी पूर्वक से डील किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर PPE किट्स का प्रावधान किया गया है। जैसे कि इसमें सेफ्टी शूज होते हैं, जब भी आप कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए जो बिल्डिंग स्टाफ्स होते हैं वो प्रॉपर जो गॉगल्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो फेस शील्ड्स होते हैं इनका प्रयोग बिल्डिंग के दौरान करें। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें तो जब भी कोई हेवी वर्क होता है उसको वर्क करते हैं तो उस दौरान आप ग्लोव्स का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जहाँ पर काफ़ी प्रोटेक्टेड जो एरिया होते हैं वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जितने भी कोई हेवी वर्क होते हैं वहाँ से आपको दुर्घटना से बचने की संभावना यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। यहाँ पर दो तरह से एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। लेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का दो यहाँ पर फंक्शन होते हैं। कंडक्टर में सिंपली इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है, जबकि यहाँ पर इंसुलेटर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक का फ्लो जो होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। तो वही प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा एक यहाँ पर इंसुलेटर्स नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन की तरफ चले अगर, तो इंसुलेटर पहले यहाँ पर कौन कौन है, तो ग्लास यहाँ पर इंसुलेटर है, माइका है, वुड है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फॉलो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई का फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें
गोल्ड का, तो गोल्ड एक प्रकार का यहाँ पर कंडक्टर होता है जिसके माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट जो होते हैं, बेस्ट कंडक्टर जो होते हैं, वह सिल्वर होते हैं। सेकेंड स्टेप पर अगर लिया जाए तो इसमें कॉपर्स, गोल्ड्स, एल्युमिनियम वगैरह यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बेस्ट कंडक्टर का काम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एन वाइली फ्लोर शुड बी क्लीनेड बाय डैश। यहाँ पर अगर कोई फर्श पर तिल लगा हो या वाइली एरिया हो तो उस केस में वहाँ पर जो फ्लोर को क्लीन करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो इस केस में हम सॉ डस्ट का प्रयोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी पुटिंग सॉ डस्ट बी रिमूव द वाइली फ्लोर एरिया। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ। फायर्स किसका कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फायर होता है एक ट्रायंगुलर शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह मेनली 3 कंपोनेंट्स मिलकर ये फायर्स का निर्माण करते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन जिसे हम O2 से डिनोट करते हैं, फिर होता है फ्यूल, फिर होता है यहाँ पर हीट। जब तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट जो तीनों कंबाइन होते हैं तब जाकर यहाँ पर फायर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का, फायर, फ्यूल एवं ऑक्सीजन जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फायर्स मेनली जो होते हैं इनके 4 क्लास बनाए गए हैं। क्लास ए के अंतर्गत वुड, प्लास्टिक, पेपर्स, क्लोथ से लगने वाले फायर्स को क्लासीफाई किए गए हैं। वहीं क्लास बी की अगर बात करें तो इसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा ग्रीस वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो गैसेस वगैरह भी होते हैं उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें क्लास सी का तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगे हुए फायर्स को क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं क्लास डी की अगर बात करें तो इसमें मेटल्स यानी एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम से लगे जो फायर्स होते हैं मेटल से, उसको क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार मेनली 4 क्लास में फायर्स को क्लासीफाई किया जाता है। इनको बुझाने के लिए डीसीपी का प्रयोग, मेनली ड्राई केमिकल पाउडर्स का प्रयोग करते हैं। वही इलेक्ट्रिकल्स के अगर फायर्स को बुझाना हो तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स का है तो उस केस में हम फोम्स का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग यहाँ पर फायर्स के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपसे फायर एक्सटिंग्विशर्स के रिफिलिंग का टाइमिंग पूछा जा सकता है, तो 1 ईयर के इंटरवल पर इसका रिफिलिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हैमर क्या है, तो हैमर एक शॉक टूल है जिसका प्रयोग हम जैसे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए, जो क्रैक्स है, हेरी क्रैक्स वगैरह जो हम होते हैं हम चक्के में जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हम हेरी क्रैक्स वगैरह को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी आइटम्स को यहाँ पर हमें शॉक्स देना हो तो उस केस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओटी क्रेन। ईओटी क्रेन का यहाँ पर मतलब पूछा गया है। तो ईओटी जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, इसका फुल फॉर्म होता है। जिसका प्रयोग, अगर बात करें प्रयोग का ईओटी क्रेन्स का, तो इसका प्रयोग मेनली जो आरओएच, आईओएच, प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप के अंतर्गत जो एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अलग अलग डायरेक्शंस जो होते हैं, इनके जो मेनली डायरेक्शंस होते हैं उन डायरेक्शंस में इनका मूवमेंट कराने के लिए ईओटी क्रेन्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें अगर बात करें तो मेनली 3 तरह के मोशंस इसमें होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला मोशंस होता है होस्ट मोशन।
होस्ट मोशन में सिंपली जो नीचे जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उसको अप एवं डाउन्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड जो मोशंस होते हैं वो लॉन्ग ट्रैवल मोशन होते हैं, जब एक ही लाइंस में एक लंबे डिस्टेंस तक अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना हो तो उसे लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। और एक होता है कि जो दो लाइंस बने हैं उसमें एक ही दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पर क्रॉस लाइंस के तौर पर वहाँ पर अगर ट्रांसफर करना हो तो उस केस में हम इसको क्रॉस ट्रैवल बोलते हैं। यानी मेनली 3 प्रकार के मोशंस यहाँ पर ईओटी क्रेन के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर एवरी 5th पीओएच ऑफ कोच पेंट शुड बी रिमूव्ड अप टू बेयर मेटल एंड इट इज नोन एज। यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक 5वें पीओएच जब कोच का किया जाता है तो उस केस में जो इसका पेंट होता है कोच का उसको रिमूव किया जाता है बेयर मेटल तक, जो उसके मेन मेटल जो होते हैं वहाँ तक इसको स्क्रैप किया जाता है, हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसके बाद इसमें पुनः जो कोच की रिपेंटिंग की जो प्रोसेस होता है वह सारे के सारे जो होते हैं वह शेड्यूल ए के अंतर्गत यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें जो 5th शेड्यूल के दौरान जो कोच के जो पेंट्स होते हैं जिसका रिमूवल प्रोसेस बेयर मेटल तक किया जाता है और पुनः पेंटिंग किया जाता है, इस केस में एक और कंडीशन देखा जाता है कि जो कंडीशन है पेंट्स का वह काफ़ी वेरिएंट्स केस का होना चाहिए, तो उस केस में ही यहाँ पर शेड्यूल ए को फॉलो किया जाता है। अगर इसके अलावा अगर नॉर्मल केस पाया जाता है, जनरल कंडीशन अगर पेंट्स का पाया जाता है तो उस केस में शेड्यूल सी का फॉलो किया जाएगा। जो कि अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न में ऑलरेडी पूछा गया है कि फॉर एवरी पीओएच, प्रत्येक पीओएच में आप जानते हैं कि नॉर्मली पेंट्स के कंडीशन खराब नहीं होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर शेड्यूल सी का प्रयोग किया जाता है, जो कि एवरी पीओएच के दौरान कोच पर पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। वहीं प्रत्येक 5वें पीओएच के कोच का किया जाएगा। इसमें जो पेंट का कंडीशन है वो काफ़ी वेरिएंट कंडीशन का होगा, तो उस केस में यहाँ पर शेड्यूल ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा फॉर एवरी पीओएच पेंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक जो भी टाइपिंग प्रोसेस हुआ होगा वहाँ पर इधर आ गए हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, फुट स्टेप्स शुड बी पेंटेड विथ, जो फुट स्टेप लगे होते हैं उनको पेंट किया जाना चाहिए किसके साथ, तो इसमें बिटुमिनस जो ब्लैक्स होते हैं कलर्स, इनका प्रयोग यहाँ पर फुट स्टेप्स को पेंटिंग करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीवी यूज इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में किस प्रकार के डीवी का प्रयोग किया जाता है। डीवी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो मेनली 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का प्रयोग किया जाता है, एक केई टाइप्स डीवी का और सेकेंड जो डीवी होता है वो C3W टाइप्स के जो डीवी होते हैं। 2 प्रकार के मेनली डीवी को प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो C3W टाइप्स के जो डीबी होते हैं इनके मेन बॉडी जिसके मेन सब असेंबली की अगर बात करें तो इसमें क्विक सर्विस वाल्व, मेन वाल्व, लिमिटिंग डिवाइस, डबल रिलीज वाल्व, ER चेक वाल्व्स, कटअप वाल्व्स वगैरह जिसमें जो सब असेंबली होते हैं वो C3W डीबी के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें केई टाइप्स डीबीज का, तो इसके जो मेन सब असेंबली होते हैं इसमें 3 प्रेशर वाल्व्स, U कंट्रोलर, R चार्जर, इसके अलावा A कंट्रोलर, क्विक रिलीज वाल्व, मिनिमम एवं मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर वगैरह यहाँ पर सब असेंबली के तौर पर केई टाइप डीबी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फंक्शन ऑफ U कंट्रोलर इन केई टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जो केई टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं इनमें U कंट्रोलर जो होते हैं सब असेंबली, इनका फंक्शन पूछा गया क्या कार्य है इसका। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो U कंट्रोलर का जो फंक्शन होता है वह मेनली होता है कि जब भी
लोको पायलट्स के द्वारा इनिशियली बेसिस पर जो प्रेशर ड्रॉप किया जाता है उनको एक्सलेट करके ब्रेक एप्लीकेशन का जो काम करवाता है, फंक्शन करना होता है, वह ई कंट्रोलर के माध्यम से ही किया जाता है। यानी इसको अगर अदर लैंग्वेज में बोला जाए, C3W टाइप के डीबी के लैंग्वेज में बोला जाए तो क्विक सर्विस वाल्व इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक्सेलरेट द ब्रेक एप्लीकेशंस बाय रिड्यूसिंग 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर इन एडिशन टू ड्राइवर बीपी प्रेशर रिडक्शन। जो ड्राइवर बीपी प्रेशर रिडक्शन कर रहा है, इसके अलावा वह 0.4 kg के बिहार पर ब्रेक एप्लीकेशन में प्रेशर को एक्सेलरेट करता है, यानी क्विक सर्विस वाल्व के लिए वह तैयार करता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो यहाँ पर यू कंट्रोलर का फंक्शन होता है। यानी यू कंट्रोलर का जो फंक्शन होगा, यू कंट्रोलर जो कि के टाइप का सब असेंबली है, वही सेम फंक्शन C3W में क्विक सर्विस वाल्व करता है। तो यहाँ पर आपसे अगर डीबी के टाइप चेंज करता है तो उस बिहार पर आप यहाँ पर प्रश्न से कंफ्यूज ना हो। अगर के टाइप में पूछा जाता है तो यू कंट्रोलर्स यहाँ पर फंक्शन करते हैं, सेम फंक्शन यहाँ पर C3W में क्विक सर्विस वाल्व के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंपोनेंट ऑफ के टाइप डीबी विच डिस्कनेक्ट CR फ्रॉम BP ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशंस। यहाँ पर बोला गया कि जो के टाइप्स के कौन से कंपोनेंट्स के माध्यम से ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान CR को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है ब्रेक पाइप से, वो यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जब भी ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो उस केस में जो ब्रेक पाइप का कनेक्शन है CR से, वो डिस्कनेक्ट करने का काम जो करता है वो ए कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है। यह जो किया जाता है के टाइप्स डीवी ए कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है। वही अगर C3W में अगर पूछा जाए तो C3W में यही फंक्शन जो करता है वह कट ऑफ वाल्व के माध्यम से किया जाता है। यानी दोनों आप डीबी में समझ सकते हैं कि जो मेन फंक्शन होता है ए कंट्रोलर का और कट ऑफ वाल्व जो होता है C3W का सेम फंक्शन होता है। यानी यह जो ए कंट्रोलर का जो काम होता है कि अगर जब भी चार्जिंग प्रोसेस किया है तो उस दौरान चार्ज CR को चार्ज भी करता है। सेकेंड, जब भी ब्रेक अप्लाई कंडीशन में होता है तो उस दौरान वो BP पाइप से CR का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने का भी काम करता है। साथ ही साथ जो CR को ओवर चार्जिंग का भी काम है, वो ओवर चार्जिंग से CR को बचाता है। तीन मेन फंक्शन होता है यहाँ पर ए कंट्रोलर या कट ऑफ वाल्व्स का, जो अलग अलग टाइप डीबी के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ए कंट्रोलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंपोनेंट ऑफ के टाइप डीबी विच विल हेल्प टू रिलीज CR प्रेशर कंप्लीटली। के टाइप डीबी के कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर हेल्प करेगा CR प्रेशर को कंप्लीटली रिलीज करने के लिए, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जब भी के टाइप्स में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि क्विक रिलीज वाल्व, ये QRV जो हैंडल लगे होते हैं उनके माध्यम से जब भी आप मैनुअली पुल करते हैं क्विक रिलीज वाल्व को, तो उस दौरान CR प्रेशर यहाँ पर कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें फिएट बोगी, वेट ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी का यहाँ पर वेट पूछा गया है। तो यह मेनली जो होता है फिएट बोगी का वेट वह 6.3 टन यहाँ पर वेट फिएट बोगी का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपसे लेंथ पूछा जाता है फिएट बोगी का, तो लेंथ जो होता है वह 3534 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर फिएट बोगी का विड्थ पूछता है तो उस केस में 3030 mm इसका विड्थ होता है, चौड़ाई होता है। फिएट बोगी का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपसे प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत फुल फॉर्म के तौर पर पूछे जा सकते हैं।
इसके अलावा फिएट बोगी का जो व्हील बेस होता है, व्हील बेस, वह इसका 2560 mm इसका व्हील बेस होता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग डायमेंशन को ध्यानपूर्वक याद रखें। यहाँ पर केवल पूछा गया था वेट ऑफ फिएट बोगी 6.3 टन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू। जब भी ब्रेक रिलीज होता है तो उस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर निकलता है वह मेनली एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चले जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ICF सॉलिड व्हील मैक्सिमम डायमीटर इज। जो ICF सॉलिड व्हील होते हैं इनका मैक्सिमम डाया जो होता है वो कितना होता है? तो इनका जो डाया होगा ICF बोगी में जो व्हील्स प्रयोग किए जाते हैं इनका नए कंडीशन में मैक्सिमम जो होता है वो व्हील डाया 915 mm। जब ये रिड्यूस होकर 837 mm होता है तो यह मेनली 100 पीसू साइज है इसका। जब रिड्यूस होकर 825 हो जाएगा तो इसको कंडम सर्विस से कंडम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होता है व्हील डायमीटर्स का ICF व्हील सॉलिड व्हील्स के। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 915 mm इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील इन LHV कोचेज। LHV कोचों के अंतर्गत जो चक्के का प्रयोग किया जाता है इनका कंडमिंग लिमिट पूछा गया है। तो सबसे पहले जो नए चक्कों का व्यास होता है वो 915, जब रिड्यूस होकर 862 आता है तो इसको 100 पीसू साइज होते हैं। वहीं 845 mm इसका कंडमिंग लिमिट्स होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होते हैं। चूंकि प्रश्न में कंडमिंग लिमिट पूछा गया था तो 845 845 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लेंज थिकनेस ऑफ व्हील्स फिटेड इन ऑन ICF कोचेज। जो ICF बोगी में जो प्रयोग किया जाता है चक्कों का इनका स्टैंडर्ड फ्लेंज थिकनेस पूछा गया जो कि होता है 28.5 mm होता है। जब ये रिड्यूस होकर 22 mm तक आता है, यहाँ तक आप हाई स्पीड कोचेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे बिलो होने पर 60 mm तक मिनिमम हम यूज कर सकते हैं। इससे 60 mm बिलो पर हम इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें स्टैंडर्ड थिकनेस जो पूछा गया है फ्लेंज का वो 28.5 mm होता है। तो यहाँ पर नियर बाई 28 दिया गया तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन LHV बोगी डायमीटर ऑफ न्यू व्हील्स। फिएट बोगी जो LHV कोचों में जो फिएट बोगी प्रयोग किया जाता है इनके चक्कों का जो नए व्यास होता है वो 915, 862 और 845 कंडम लिमिट्स होते हैं। यहाँ पर नए चक्कों का पूछा गया था 915 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सल बैरल डाया फॉर 16 टन एक्सल इज 152 और 154 mm। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें पूछे गए हैं एक्सल बैरल डाया फॉर 60 टन एक्सल। यहाँ पर ऑलरेडी आंसर मेंशन कर दिया गया है जो कि 152 से लेकर 154 mm के रेंज में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हील डायमीटर इज मेजर्ड बाय। जो व्हील के चक्कों का व्यास जो मापा जाता है वह मेनली ट्रेमल गेज जो होता है, ट्रेमल गेज के माध्यम से इसके चक्कों का डाया मापा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। जो टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग जो किया जाता है किसको चेक करने के लिए? तो व्हील डिफेक्ट्स जो होते हैं जैसे शार्प फ्लेंज, डीप फ्लेंज, थिन फ्लेंज, जो फ्लैट फ्लेसेस होते हैं व्हील टेड्स के ऊपर, ये अलग अलग प्रकार के जो डिफेक्ट्स होते हैं व्हील चक्कों में वो उनको मेजर करने के लिए हम टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ICF कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। ICF कोच का में जो बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मेनली डबल रो सेल्फ एलाइग्न स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग इसमें ICF बोई के अंतर्गत, ICF कोचेस के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, द इनर रिंग ऑफ रोलर बियरिंग इज प्रोवाइडेड बाय डैश टाइप ऑफ बोर फॉर डायरेक्ट माउंटिंग बियरिंग। डायरेक्ट माउंटिंग बियरिंग के लिए जो इसमें इनर रिंग्स रोलर्स का प्रयोग किया जाता है और किस शेप में होते हैं, टाइप्स का होता है, तो वह मेनली सिलिंड्रिकल टाइप्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ द रोलर बियरिंग इज फिट ऑन द एक्सल जर्नल। एक्सल जर्नल पर जो रोलर बियरिंग को फिट किया जाता है वह कैसे फिट किया जाता है, वह यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो जब भी बियरिंग्स को एक्सल जर्नल के ऊपर फिट करना होता है, इसमें जो इंटरफ्रेंस फिट जो होते हैं, इंटरफ्रेंस फिट, इसके अंतर्गत जो हिस्सा होता है वो श्रिंक फिट इसमें बोला जाता है, श्रिंक फिट। इस प्रोसेस को अपनाया जाता है इसमें रोलर बियरिंग्स को एक्सल जर्नल पर माउंट करने के लिए। इसमें मेनली यह फंक्शन होता है कि बियरिंग्स को माउंट करने से पहले यहाँ पर इंडक्शन हीटर्स या ऑयल वास्क के माध्यम से अप टू 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको हीट किया जाता है, ताकि जो बियरिंग्स में एक्सपेंशन आए और प्रॉपर इसमें एक्सल जर्नल के ऊपर प्रॉपर रूप से आसानी पूर्वक इसमें माउंट किया जा सके, स्लाइड किया जा सके। इस पर्पज़ को देखते हुए यहाँ पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। ध्यान रखें, इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसमें आसानी पूर्वक इसमें एक्सपेंशन आता है और इसमें हम आसानी पूर्वक स्लाइड करके इसमें इसको माउंट कर सकते हैं, जो कि इंटरफ्रेंस फिट्स के अंतर्गत श्रिंक फिट होता है, जिनमें एक्सपेंशन के बाद पुनः जब इसको हम फिट माउंटेड करते हैं तो फिर यह श्रिंक्स होकर प्रॉपर उसी शेप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी श्रिंक फिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टू डिटेक्ट माइनर क्रैक्स इन रोलर बियरिंग्स डैश इज रिक्वायर्ड। रोलर बियरिंग में माइनर क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के यहाँ पर टेस्ट को अपनाते हैं, तो इसको किसी प्रकार के रोलर बियरिंग में अगर कोई माइनर क्रैक्स है तो इसके लिए हम डाई पेनेट्रेशन जो टेस्ट है इनको हम अपनाते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल हीटिंग बियरिंग्स इंश्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ बियरिंग डज नॉट एक्सीड। बियरिंग्स को हीटिंग करते समय आपको यह इंश्योर करना है कि बियरिंग का जो टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, और यह जो हीट किया जाता है वह मेनली इंडक्शन हीटर जो होता है इसके माध्यम से या तो ऑयल वास्क के माध्यम से इसको हीट किया जाता है। हीट करने से यह होता है कि जो इसमें जो बियरिंग्स में एक्सपेंशन आते हैं जिसके पूर्वक जो इंटरफ्रेंस फिट्स होते हैं, यह प्रोसेस को यहाँ पर अपनाया जाता है ताकि जो बियरिंग्स को एक्सल जर्नल को आसानी पूर्वक यहाँ पर माउंट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप 100 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करते हैं इंडक्शन हीटर के माध्यम से, तो बियरिंग्स में यहाँ पर एक्सपेंशन आते हैं। एक्सपेंशन आने से यह प्रॉपर जो एक्सल जर्नल होते हैं उस पर आसानी पूर्वक माउंट या स्लाइडिंग वगैरह यहाँ पर आसानी पूर्वक किया जा सकता है। फिर जैसे ही वह ठंडा होता है तो वो श्रिंक्स फिट्स के माध्यम से वो वहाँ पर प्रॉपर स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो 120 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम यहाँ पर इंश्योर करना है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रीमेचर फेलियर ऑफ बियरिंग कुड बी कॉज्ड बाय। जो बियरिंग के अंतर्गत जो प्रीमेचर्स जो फेलियर आते हैं इसका क्या कारण हो सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रीमेचर्स फेलियर जो बियरिंग के अंतर्गत होते हैं इसके कई सारे कारण हैं।
पहला कारण यह हो सकता है कि जो उसमें क्वांटिटी यूज किया गया है बियरिंग के अंतर्गत, वह जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, उस प्रॉपर क्वांटिटी में इसका यूज न किया गया हो, तो वो भी एक कारण यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेकेंड, इसमें कॉज हो सकता है कि जो इसमें ग्रीस जो क्वालिटी का यूज किया जाना चाहिए, यानी उस क्वालिटी का ग्रीस यहाँ पर यूज नहीं किया गया, कॉन्टामिनेटेड, दूषित जो रीयूज्ड जो होते हैं उस ग्रीस का यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है। तो ये भी मेजर कॉज यहाँ पर प्री मेचर्स फेलियर का हो सकता है। सेकेंड यहाँ पर है कि एक्सेसिव हीट कर गया हो, जो ब्रेक बाइंडिंग के कारण जो होता है, उस केस में एक्सेसिव हीटिंग के कारण यहाँ पर बेरिंग्स फेलियर का यहाँ पर कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो एक्सेसिव लोडिंग होता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट होते हैं वैगन्स या कोचेज का यहाँ पर लोडिंग का, उससे ज़्यादा एक्सेट लोड हो गया हो, एक्सेसिव लोड, तो उस केस में भी यहाँ पर बेरिंग फेलियर हो सकता है। साथ ही साथ जो एक समान जो बेटिंग होता है, एक तरफ ज़्यादा अगर कर देते हैं अनइवन लोडिंग, तो उस केस में भी यहाँ पर प्री मेचर बेरिंग के कारण फेलियर का कारण यहाँ पर बेरिंग का बन सकता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसको यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द एबव सही उत्तर हो जाएगा। एक्सेसिव लोड, एक्सेसिव हीटिंग्स, कंटामिनेशंस जो ग्रीस होते हैं, तो उस केस में भी ये कई सारे कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTRB। CTRB का फुल फॉर्म होता है कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग CTRB। CTRB का प्रयोग मेनली जो होता है LHB कोच, इसके अलावा जो कैसना बोगी के साथ जो वैगन्स आते हैं वहाँ पर CTRB का प्रयोग किया जाता है। वंदे भारत के अंतर्गत CTRB का प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं कि ए साइकिल इज बॉट फॉर Rs 900 रुपीज़, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी साइकिल को 900 रुपीज़ में, यानी कॉस्ट प्राइस का जो हो जाएगा 900 हो जाएगा, और सोल्ड फॉर Rs 1080 रुपीज़, इसको सेलिंग प्राइस जो बेचा गया है वाइस साइकिल को वह 1080 रुपये पर इसको बेच दिया गया है। अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज इस दौरान जो हुआ है वो कितना हुआ होगा। तो जो प्रॉफिट होता है मेनली सेलिंग प्राइस, और इसमें हम कॉस्ट प्राइस को जब घटाते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 180 रुपीज़। अब यहाँ पर चूंकि परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंटेज होते हैं, प्रॉफिट जो कि 180 है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 900 है, और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 185 टाइम्स में 900 कट जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में यहाँ पर 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा प्रॉफिट वह 20% का निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ए वॉच वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक घड़ी है जिसे 10% हानि पर बेच दिया जाता है। इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर 140 रुपीज़ मोर, अगर उसे 140 रुपये ज़्यादा बेचा जाता है तो उस केस में 4% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, तो उस केस में जो घड़ी का कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य, वो क्या होगा। तो चूंकि आप जानते हैं किसी भी आइटम्स का जो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, जब उसे हम 10% लॉस पर बेचेंगे तो वो 90 होगा, यानी 100% के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 90% हो जाएगा। जब इसमें बोला गया है कि 140 रुपये ज़्यादा बेचा जाता है, तो सिंपली यहाँ पर दोनों कंपेरिजन में अगर 140 में अगर बेचा जाता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10% का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर लॉसेज में है, तो यहाँ पर 4% का यहाँ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 104 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का जो कंपेरिजन निकल कर आएगा वो सिंपली 14% का निकल कर आएगा, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में जो 10% का लॉस था वो 90 था। जब 140 रुपये में बेचा गया तो 4% का गेन हुआ, जो कि 100% पर 4% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो उस बेस में यहाँ पर 104 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी 90 था, यहाँ पर 14 है,
तो यहाँ पर 14% जो इक्वल होगा वो यहाँ पर 140 का इक्वल होगा, जो कि यानी यहाँ पर ज़्यादा बेचने पर होता है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए 10 टाइम्स में यहाँ पर 140 कट रहा है, तो सिंपली कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका 100% के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी इस घड़ी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो यहाँ पर 1000 रुपये निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, हाउ डू यू इंड द मेन बॉडी ऑफ फॉर्मल लेटर। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति फॉर्मल लेटर को लिखता है, मेनली दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होते हैं और एक इनफॉर्मल लेटर होते हैं। मेनली जो फॉर्मल लेटर होता है, इसको लिखने का जो मेन पर्पस होता है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो यह मेनली पर्सनल कम्युनिकेशन को देखते हुए, किसी पर्सनल पर्सपेक्टिव को देखते हुए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जो कि प्रश्न पूछा गया है कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इसका मेन बॉडी का जो एंडिंग है किस तरह से कैसे किया जाना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी फॉर्मल लेटर का एंड किया जाता है तो उस केस में जो रिसिप्ट होता है उसको यह बोलते हुए ख़त्म करना होता है कि आप इसका अगला कदम जो नेक्स्ट वो क्या करना चाहिए, उस बिहार पर यहाँ पर होता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाय टेलिंग द रिसिप्ट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट, उसे आगे क्या करना चाहिए यह बताते हुए उसको एंड करना पड़ता है फॉर्मल लेटर को मेन बॉडी का। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिचुएशन वेयर यू राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से सिचुएशन के अंतर्गत यहाँ पर नहीं होना चाहिए जिस केस में यहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखा जाना है। तो अप्लाई जॉब के लिए आप फॉर्मल लेटर लिखते ही हैं। सेकेंड अगर बात करें तो कोई प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर कंप्लेन करना हो तो उस केस में भी यह फॉर्मल लेटर्स के बिहार पर ही यहाँ पर कंप्लेन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, बुक करना है, तो उस केस में भी यहाँ पर फॉर्मल लेटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टी फंक्शंस के लिए किसी नेबर्स को यहाँ पर इनवाइट करना हो तो उस केस में यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर्स जो कि पर्सनल कम्युनिकेशन के भी यहाँ पर होता है, तो इसे हम इनफॉर्मल लेटर्स के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, प्रश्न में पैसे दिए गए हैं, पैसे से रिलेटेड 5 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है और इसके बाद इससे रिलेटेड जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न की पैसेज की अगर बात करें तो पैसेज में बोला गया है 200 ईयर्स लेट आफ्टर, 200 साल बाद माल्थियस माल्थियस ने प्रेडिक्ट किया है 200 साल बाद का कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वुड ओवरटेक कर लेगा फूड प्रोडक्शंस का बाय अ मार्जिन ऑफ 256 to 9, यानी 256 to 9 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड ग्रोथ को यहाँ पर ओवरटेक कर लेगा 200 साल बाद। जबकि यहाँ पर सिंपल फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो फूड प्रोडक्शन है वह हमेशा आगे रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के, यह हमें स्टेटमेंट बताता है। माल्थियन डूम्सप्ले यानी माल्थियन का यह प्रलय प्रेडिक्शंस सिंपली डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू 2 मेजर रीजंस। जो माल्थियन का जो प्रलय का जो भविष्यवाणी है उसको नहीं आने का 2 का मेजर रीजंस ये है। पहला रीजंस ये है कि जो पॉपुलेशन है यानी पॉपुलेशन डिड नॉट ग्रो जियोमेट्रिकली, जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो जियोमेट्रिकली स्तर पर नहीं बढ़ा है। सेकेंड यहाँ इसके अलावा अगर बात करें तो बर्थ रेट इन ऑल वेस्टर्न कंट्री फेलिंग ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के दौरान जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो बर्थ रेट है वो भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि जो ग्रोथ है यहाँ पर वो यहाँ पर भी काफ़ी स्लो देखने को मिला है। ओवर द पास्ट क्वार्टर्स सेंचुरी, पिछले जो तिमाही की अगर बात करें तो बर्थ रेट है बीन फॉलिंग इन डेवलपिंग कंट्री टू, डेवलपिंग कंट्रीज के जो बर्थ रेट है वो पिछले तिमाही के दौरान यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिला है। सेकेंड रीजन यहाँ पर यह है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है, इसके अलावा जो बेटर्स इरिगेशंस
यहाँ पर लाया गया है, जिसके रिजल्ट में यह हुआ कि इसमें ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है फूड प्रोडक्शंस में। ऑल पार्ट ऑफ ग्लोब्स, जो ग्लोब्स के जितने भी एरिया है उनमें यहाँ पर ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडर्न प्रैक्टिस जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पर लाया गया है। साथ ही साथ इसमें बेटर इरिगेशन के प्रोसेस को अपनाया गया है, जिस यहाँ पर जो ग्रोथ है ऑल ओवर ग्लोब में उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिले हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन रखा गया है कि जो सब सहारन जो अफ्रीका के जो एरिया है इसको छोड़ते हुए यहाँ पर ग्लोब के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि एट द ग्लोबल लेवल माल्थियन डूम्स प्ले नेवर बिफॉल ऑन अस इंडियाज पॉपुलेशन ग्रीव। यानी इसका प्रभाव यह हुआ है ग्लोबल लेवल पर कि जो माल्थीसियन की जो प्रलय का जो भविष्यवाणी है वो हमारे इंडिया के ऊपर नहीं आया है। इस दौरान जो हमारा पिछले 45 साल के दौरान जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रोथ किया है 2.5 टाइम्स की ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारे इंडिया के ऊपर इसका प्रभाव माल्थियन डूम्स प्ले जो प्रलय का जो भविष्यवाणी वो हमारे इंडिया पर प्रभाव में नहीं आया है। और यह जो 45 ईयर्स के दौरान जो 2.5 टाइम्स की जो बढ़ोतरी पॉपुलेशन में देखने को मिला है वो देखने को मिला है, जो 1951 में 361 जो पॉपुलेशन था मिलियंस में वो एस्टिमेटेड 916 मिलियंस यहाँ पर 1995 में यहाँ पर बढ़ते हुए हो गया है इस सेम पीरियड के दौरान। बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड फूड ग्रेन प्रोडक्शंस ग्रीव बाय नियर 4 टाइम्स, जो 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था 1951 से 1995 के दौरान। वहीं यहाँ पर फूड की जो बढ़ोतरी है वो नियरली 4 टाइम्स यहाँ पर भारत के अंदर देखने को मिला, जिसमें यह जो हुआ है कि यह 51 मिलियंस जो कि 1951 में था वह बढ़कर 191 मिलियन टन्स यहाँ पर 1995 में यहाँ पर बढ़कर हो गया एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो एज द पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन इंडिया में जो पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी की जो ग्रोथ है वह यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके यहाँ पर यह बतलाता है कि जो माल्थियन के जो प्रेडिक्शंस है यहाँ पर वह इंडिया के ऊपर सही नहीं हो पाया है। वो इस स्टेटमेंट से यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उसने 200 साल बाद की जो प्रेडिक्शन दिए थे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 256 से 9 के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्शंस है फूड का उससे ओवरटेक कर लेगा, वो यहाँ पर भारत के ऊपर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न की तरफ अगर चले तो प्रश्न बोला गया है कि माल्थस डूम्स प्ले प्रेडिक्शन डिड नॉट कम टू ट्रू टू मेजर रीजन्स दे आर। यहाँ पर बोला गया जो माल्थियस ने जो प्रेडिक्शन दिया था कि जो प्रोडक्शन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन ग्रोथ को यहाँ पर ओवरटेक कर लेगा, यह गलत होगा। इसका क्या 2 कारण से यहाँ पर बताया गया पैसेज के अंतर्गत। तो पहला यह बताया गया कि जो ओवरऑल जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें जो बर्थ रेट है वो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। सेकेंड यहाँ पर यह है कि जो मॉडर्न जो हम एग्रीकल्चर प्रोसेस को जो अपनाए हैं साथ ही साथ इरिगेशन प्रोसेस को वो यहाँ पर ट्रेमेंडस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो 2 मेजर कॉजेज यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके बिहार पर यह हो सकता है कि माल्थियस का यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस है प्रलय का डूम्स प्ले का वो यहाँ पर रॉन्ग देखने को मिलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी स्लो इन पॉपुलेशंस एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड बेटर इरिगेशन 2 मेजर कॉज है यहाँ पर, जिसके बिहार पर यहाँ पर माल्थस के जो प्रेडिक्शंस है डूम्स प्ले का वो यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है। सेकेंड यहाँ पर बात करें ऑप्शन प्रश्न का तो इन द पास्ट 45 ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन अबाउट, जो 1951 से लेकर 1995 तक का यहाँ पर जो पैसेज के अंतर्गत बताया गया था पॉपुलेशन का ग्रोथ, जो कि यहाँ पर 361 मिलियन से लेकर यह बढ़कर 961 मिलियन तक बढ़ गया है, जो कि अप्रॉक्स 2.5 टाइम्स यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है पॉपुलेशन के अंतर्गत। वही यहाँ पर पूछ रहा था, यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, फूड प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन डैश ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बताया गया है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ से आगे रहा है, तो जो कि एक सिंपल फैक्ट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन डेवलपिंग कंट्री द बर्थ रेट इज डैश। जो पिछले जो क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए थे यहाँ पर पैसे में बताया गया है, तो उसमें यह बताया गया कि जो ग्रोथ रेट है वहाँ पर बर्थ रेट है डेवलपिंग कंट्री का, वो यहाँ पर डिक्लाइन यानी फॉलिंग होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 20वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पर फॉलिंग देखते हुए बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इंडियाज फूड प्रोडक्शंस फ्रॉम 1951 से लेकर 1995 ग्रू नियरली। जो 1951 से 1995 तक जो फूड प्रोडक्शन भारत के अंतर्गत ग्रो हुआ था वह लप्रॉक्स 4 टाइम्स हुआ है, जो कि 1951 के अंतर्गत जो बताया गया है पैसेज में वह बताया गया है 51 मिलियन टन बताया गया है, जो यहाँ पर 1995 के अंतर्गत बढ़कर 191 मिलियन टन हो गया, जो कि अप्रोक्स 4 टाइम्स के अप्रोक्स आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर चले, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 days एंड B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the jobs in 4 days only. Then C alone can do the job in dash days. यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ये कोई काम करता है रेलवे ट्रैक्स को 2 स्टेशन के बीच यहाँ पर लगाने के लिए, वह इसमें टाइम लेता है, वह 16 डेज का लेता है। जबकि यहाँ पर सेम जो काम को बी द्वारा 12 डेज में किया जाता है, जबकि सी की हेल्प से यानी ए, बी एवं सी तीनों मिलकर यह काम को केवल और केवल 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। वही यहाँ पर पूछा गया है कि सी द्वारा अकेले जब काम इसी काम को किया जाएगा तो कितने दिन में कर लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पर यह जो दिया गया है प्रत्येक के केस में वो टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर दिया गया कि इतने दिन में यहाँ पर किसी वर्क को जो ट्रैक्स बिछाना है यहाँ पर 2 स्टेशन के बीच, उसके लिए वो टाइम फ्रेम यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर टोटल वर्क की अगर बात करें तो तीनों का सिंपली आप एलसीएम ले लें, तीनों का एलसीएम लेने पर यहाँ का आपका 48 निकल कर आएगा, जो कि इस प्रश्न के लिए टोटल वर्क होगा। यहाँ पर 3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कट जाएगा 48, यहाँ पर 4 टाइम्स में कटेगा और यहाँ पर 12 टाइम में कटेगा। ये आपका प्रत्येक केस में एफिशिएंसी आ गया, यानी इफ ए अगर 3 के एफिशिएंसी से काम करता है तो 48 वर्क को 16 दिन में कंप्लीट करेगा, बी उसी 48 वर्क को 4 के रिस्पेक्ट में करता है तो 12 डेज में, तीनों मिलकर करता है तो 12 की एफिशिएंसी से 4 डेज में करेगा। ये यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें जो प्रश्न में पूछा गया कि सी अकेला करता है तो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 दिया गया है। तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी अगर निकाल लेंगे हम तो सी का एफिशिएंसी सिंपली होगा 12 माइनस 4 प्लस 3। तो यहाँ पर सिंपली जो सी का एफिशिएंसी निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा, यानी सेम वर्क 48 को अगर 5 की एफिशिएंसी से अगर सी काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सी 48 वर्क को 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो सिंपली आपका जो निकल कर आएगा 9 3 और यहाँ पर जो आएगा वो 5 हो जाएगा, 9.935 यहाँ पर निकल कर आएगा, जो सी को अकेले काम करने में इतने डेज उसको कंप्लीट करने में लगेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, प्रश्न पूछे गए हैं एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स कोई काम को अगर 20 दिन में करता है, वाई उसी काम को यह 12 दिन में करता है। X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? यानी एक शुरुआत में अकेले काम स्टार्ट करता है, 4 दिन बाद Y उसी काम को ज्वाइन कर लेता है और लास्ट तक दोनों मिलकर करते हैं। तो पूरे काम कितने दिन में कर लिया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली X 20 डेज में करता है, Y
12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क जो होगा यहाँ पर वो 60, यानी सिंपली इसका एलसीएम निकल कर आएगा। एक्स 20 दिन में करने के लिए 60 वर्क करता है, अगर 3 की एफिशिएंसी यहाँ पर निकल कर आएगा। वहीं वाई का जो एफिशिएंसी होगा 60 वर्क करना है, 12 दिन में करता है, तो 5 की एफिशिएंसी यहाँ पर पर डे उसको लगेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक्स द्वारा शुरुआत में 4 दिन अकेले किया जाता है, तो एक्स का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, 4 दिन तक वो अकेले करता है, तो टोटल वो अकेले एक्स द्वारा 12 वर्क कर लिया जाएगा। यहाँ पर हम 12 घटा लेंगे तो 12 यहाँ पर 48 निकल कर आएगा। अब जो रिमेनिंग यानी बचा हुआ जो वर्क है वो 48 वर्क बचा है। अब यहाँ पर वाई भी ज्वाइन कर लेता है उस काम को करने के लिए। अब यहाँ पर एक्स पहले से 3 की एफिशिएंसी से और वाई 5 के, दोनों आप ऐड करेंगे तो आपका 8 की एफिशिएंसी दोनों मिलकर करेगा। और आप 8 की एफिशिएंसी से अगर कोई काम 48 वर्क किया जाता है तो टोटल 6 डेज में यह कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 6 डेज यहाँ पर है और 4 दिन पहले यहाँ पर एक्स के द्वारा किया गया था पहले शुरुआत में, तो 4 डेज यहाँ पर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा और टोटल काम को कंप्लीट करने में 10 डेज का समय लगेगा, 10 दिनों का। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आईसीए बोगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसीए बोगी के कंपोनेंट्स नहीं है? तो यहाँ पर अगर आईसीए बोगी की अगर बात करें हम सबसे पहले, तो इसमें एक्सल गाइड होता है, इसके अलावा ट्रांजम भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार भी होता है, सोल बार भी होता है, बुलस्टर भी होते हैं, डैशबोर्ड होते हैं, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, साइड मिरर होते हैं, इसके अलावा कई सारे आइटम होते हैं, लेकिन क्रॉस बार यहाँ पर नहीं होता है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल बार का, तो जो आईसीएफ का जो फ्रेम होते हैं तो इसमें जो इस तरह से जो 2 साइड में लगे होते हैं इसी को यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बुलस्टर होते हैं, बुलस्टर के ऊपर यहाँ पर हाउजिंग वगैरह होते हैं, सेंटर पिवेट्स होते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का क्रॉस बार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील बेस ऑफ आईसीए बोगी। आईसीए बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया जो कि 2896 mm यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2896 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैशबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ। डैशबोर्ड किसका एक पार्ट है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो प्राइमरी सस्पेंशन होते हैं आईसीए बोगी के अंतर्गत, वहाँ पर 2 डैशबोर्ड स्प्रिंग लगे होती है, उसके बीच में एक्सल बॉक्स होता है। वही यहाँ पर पूछा गया कि डैशबोर्ड जो पार्ट्स है वो आईसीए बोगी के प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द क्लियरेंस बिटवीन क्राउन पैड एंड एक्सल बॉक्स क्राउन इज डैश टाइप ऑफ क्लियरेंस। जो आईसीए बोगी के अंतर्गत मेनली 2 प्रकार के क्लियरेंस होते हैं, ए क्लियरेंस एवं बी क्लियरेंस होते हैं। जो यहाँ पर क्लियरेंस का टाइप दिया गया है, क्राउन पैड एवं एक्सल बॉक्स क्राउन के बीच की जो क्लियरेंस है वो ए क्लियरेंस के तौर पर आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें क्लियरेंस बी का, तो यह जो प्रोवाइडेड होता है वो ब्लस्टर टॉप एवं बॉटम ऑफ सोल बार के बीच यह मौजूद होता है, बी क्लियरेंस। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द लेटरल थ्रस्ट इज प्रिवेंटेड बाय डैश इन आईसीए बोगी। आईसीए बोगी में जो लेटरल थ्रस्ट जो डेवलप होता है इसको प्रिवेंट करने का काम किसके माध्यम से किया जाता है? तो लेटरल थ्रस्ट को प्रिवेंट किया जाता है इक्वलाइजिंग जो स्टे रड जो कि ब्लस्टर एवं लोअर प्लैंक के बीच जो कनेक्टेड होते हैं, ट्रांजम एवं लोअर प्लैंक्स के बीच, उनमें इसको प्रिवेंट करने का काम यह करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट उत्तर वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इक्वलाइजिंग स्टे रड के माध्यम से यहाँ पर लेटरल थ्रस्ट को आईसीए बोगी के अंतर्गत प्रिवेंट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय डैश इन आईसीए बोगी। आईसीए बोगी में जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स होते हैं इनको रेस्ट्रिक्टेड करने का काम जो किया जाता है वह मेनली एंकर लिंक के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंकर लिंक जो प्रोवाइडेड होते हैं वह मेनली ब्लस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच मौजूद होते हैं, जिसका लेंथ 451
±1 mm इसका लेंथ होता है। जिसका फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन दिया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। अदर भाषा में अगर बात करें, अदर लैंग्वेज में, तो यह मेनली ब्लस्टर के रेशनल मूवमेंट को यह प्रिवेंट करने का काम यह करते हैं। 0-2 की नंबर्स में प्रत्येक बोगी में इसको अवेलेबल होते हैं आईसीए बोगी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, देयर आर डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी। एलएचबी के जो फीएट बोगी में जो 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एक्सल में मौजूद होते हैं। 4 एक्सल्स होते हैं, तो इस प्रकार टोटल 8 के नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक एलएचबी कोच में यहाँ पर उपलब्ध होगा। यहाँ पर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, इनका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वह 3 kg/cm², यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो नॉर्मली 8 से लेकर 10 mm तक होता है। अगर आपसे प्रश्न के अंतर्गत मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक पूछा जाता है तो 21 mm इसका मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशपोर्ट्स इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट। जो डैशपोर्ट जो है, जो कि मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के साथ जो है, इनमें वाइल पर डैशपोर्ट पूछा गया है जब वो 40 mm डेप्थ तक फिलिंग हो, तो उस केस में यह जो होगा वाइल या क्वांटिटी वो 1.6 लीटर यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर पिवेट डज नॉट ट्रांसमिट। सेंटर पिवेट जो है वो क्या ट्रांसमिट्स नहीं करता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या ट्रांसमिट्स करते हैं। तो ये आप मेनली जो हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसमिट्स करते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स को, ब्रेकिंग फोर्स को, यह 3 प्रकार के जो है उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। लेकिन जो वर्टिकल फोर्स होते हैं वो किसी प्रकार से ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रश्न में पूछा गया था कौन से जो है वो ट्रांसमिट सेंटर पिवट्स के माध्यम से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग इन आईसीए बोगी। आईसीए बोगी में जो हेलिकल स्प्रिंग्स का प्रयोग किया जाता है, इनका कलर कोड पूछा गया है। तो इनमें मेनली 3 ग्रुप्स में कलर्स को डिवाइड किए गए हैं, ए ग्रुप्स, बी ग्रुप्स, सी ग्रुप्स। ए ग्रुप्स में यहाँ पर मेनली येलो कलर को रखा गया है, बी ग्रुप्स के अंतर्गत ब्लू कलर जिसमें ऑक्सफोर्ड ब्लू आते हैं, और सी ग्रुप्स के अंतर्गत ग्रीन कलर्स को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 3 कलर कोड यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग जो कि आईसीए बोगी में उपलब्ध होते हैं, इनके लिए कलर कोड रखा गया है येलो, ब्लू एवं ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी डिस्क ब्रेक्स ऑन 1 व्हील सेट ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी में जो 1 व्हील सेट्स के ऊपर जो कितने नंबर्स में ब्रेक डिस्क होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ब्रेक डिस्क इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं, प्रत्येक एक्सल पर 2 के नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक डिस्क मौजूद होते हैं प्रत्येक एक्सल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इससे रिलेटेड प्रश्न का, तो जो ब्रेक डिस्क का जो डाया होता है वह होता है 640 mm, 640 mm। थिकनेस की अगर बात करें मोटाई का, ब्रेक डिस्क का थिकनेस का, तो यह मेनली नए कंडीशन में 110 mm, कंडम कंडीशन में 96 mm पर इसको हम कंडम कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेक डिस्क जो है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें जो छोटे छोटे फिन्स जो प्रोवाइडेड होते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर, यह मेनली जब भी ब्रेकिंग किया जाता है तो ब्रेकिंग के दौरान जो हीट जनरेट होते हैं उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर फिन्स का प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही साथ जो फिन्स लगे होते हैं, अगर 3 कंटिन्यूअस फिन्स एक साथ कंटिन्यूअस ब्रोकन पाया जाता है तो इसको सर्विस में यूज नहीं लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। जो बोगी एवं जो फिएट बोगी है, इनके बीच जो शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, इनको मेनली यो डैम्पर्स, यो शॉक ऑब्जर्वर के नाम से जानते हैं। इसका नंबर 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है जो रोलिंग मोशन है कोच का, उसको मिनिमाइज करने का काम यो डैम्पर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा यो डैम्पर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी, जो फिएट एलएचबी कोच में जो फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं, इनका व्हील बेस है वह 2560 mm होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आईसीए बोगी की अगर बात करें तो इसका 2896 mm, वंदे भारत की अगर बात करें फिएट इसके व्हील बेस का वंदे भारत का तो 2700 mm वंदे भारत की बोगी का यहाँ पर व्हील बेस होते हैं। वहीं कैसना बोगी की अगर बात करें तो कैसना बोगी का व्हील बेस 2000 mm देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाई, चक्कों के जो लेटरल मूवमेंट्स है इनको कंट्रोल किया जाता है किसके माध्यम से, तो यह एक्सेल गाइड के माध्यम से इसको कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रेवलिंग इज टू चेक, जो ट्रेवलिंग किया जाता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो बोगी फ्रेम्स के जो स्क्वायरनेस होते हैं उसको जांचने के लिए यहाँ पर ट्रेवलिंग किया जाता है बोगी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के राजभाषा क्या है, तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर किया जाता है, जिसको अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन द ईयर 1967, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो 1963 में पारित किए गए ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर कितने सेक्शंस है, जिसको अमेंड किया गया था 1967 के अंतर्गत। तो अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का, एक्ट 1963 का, इनको पारित किया गया था, पास किया गया था 10 मई 1963 के अंतर्गत पारित किया गया था और अमेंडमेंट 1967 के अंतर्गत किया गया था। इनमें टोटल सेक्शंस की अगर बात करें तो टोटल 9 की संख्या में इसमें सेक्शन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 9 सेक्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनटू हाउ मेनी रीजन्स इंडिया स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है नियम जो कि 1976 के अंतर्गत आया था और इनको पारित किया गया था 17 जुलाई 1976 के अंतर्गत। इसमें टोटल 12 रूल्स के बारे में इसके अंतर्गत बताए गए हैं, जिसके अनुसार जो भारत की जो स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज है इनको तीन रीजन्स के अंतर्गत क्लासीफाई किए गए हैं, जिसमें ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 है वो तमिलनाडु स्टेट्स पर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी डे का, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 अंडमान एंड निकोबार फॉल्स अंडर बीच रीजन्स, और राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जो अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसे रीजन ए के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप के अलावा जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है, इनको भी रीजन ए के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें, पूछे गए हैं गोवा कॉम्स अंडर डैश रीजन्स, जो गोवा स्टेट्स है इसको रीजन सी के अंतर्गत रखा गया है। यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स जो होता है वो 3.5 होता है। इसके अलावा अगर बात करें एलएचबी का,
तो एलएचबी का 2.5 से लेकर 2.75 तक राइडर इंडेक्स होता है। जिस भी कोच का राइडर इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जितना कम होगा उसका जो कॉम्पीटेंस है वो उतना ही बेहतर होगा उस कोच का। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीओएच ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। जो बॉक्सन वैगन का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वो कितने अंतराल पर किया जाता है? तो इसमें दो कंडीशन रखे गए कि जब भी बॉक्सन वैगन का पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाएगा, अगर वह न्यूली बिल्ड है तो उस केस में यह 6 ईयर के अंतराल पर किया जाएगा और सब्सिक्वेंट पीरियड में 4.5 ईयर्स, जिसे 54 मंथ्स के तौर पर यहाँ पर मंथ बेसिस पर लिया जाता है। जबकि आरओएच की अगर बात करें रूटीन ओवरहॉलिंग का, तो 18 मंथ्स के अंतराल पर इसका रूटीन ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चले अगर, तो ऑप्शन में केवल 54 मंथ दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश केजी बेड्स। जो अलार्म चेन की जो टेस्टिंग के लिए जो बेड की रिक्वायरमेंट होता है वो 7 to 10 kg बीट्स पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स वैगन का मिनिमम बफर हाइट पूछा गया कितना होता है? तो बफर हाइट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो बफर हाइट होता है वो 1105 mm। मिनिमम में दो कंडीशन है, अगर वो एम्प्टी कंडीशन है तो इसलिए इस केस में 1090 में मिनिमम होना चाहिए। लोडेड कंडीशन है तो मिनिमम 1030 mm मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न में कहीं भी लोडेड या एम्प्टी की जिक्र नहीं किया गया है, तो सबसे जो लोएस्ट कंडीशन होता है बफर हाइट्स का वो 1030 mm होता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1030 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ। जो कैसना बोगी का जो सेंटर पिवेट्स होते हैं वो यहाँ पर किस मटेरियल का बना होता है? तो वह मेनली कास्ट स्टील का यहाँ पर सेंटर पिवेट्स बना होता है कैसना बोगी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बियरिंग इज यूज इन कैसना बोगी। कैसना बोगी में जो बियरिंग यूज किया जाता है वह मेनली CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसके लिए जो RSO टेक्निकल पैम्पलेट्स जो रखे गए हैं मेंटेनेंस के लिए वो G81 रखे गए हैं CTRB के लिए, और कैसना बोगी के लिए जो रखे गए हैं वो G95 रखे गए हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए, आपसे RSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पाइप प्रेशर इज डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BP जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कलर कोड पूछा जाए तो आपका तो यह ग्रीन कलर होता है। जबकि फीड पाइप यानी FP की अगर बात करें तो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कलर कोड इसका जो होता है वो वाइट कलर कोड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ऑफ BP पाइप ब्रेक पाइप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स। जो सेम एक्सल पर दो चक्कों के बीच की जो डिस्टेंसेज होते हैं उसे व्हील गेज बोला जाता है। व्हील गेज जो नॉर्मली होता है वह 1600 + 2 - 1 के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं स्टैंडर्ड व्हील गेज और पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। जो स्टैंडर्ड जो होते हैं व्हील गेज ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का वह 1600 mm होते हैं। जबकि +2 जो होता है इसका मैक्सिमम रेंज होता है, -1 इसके मिनिमम रेंज होते हैं। जबकि स्टैंडर्ड जो होता है वो 1600 होते हैं, 1600 mm होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर POH फॉर अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। कोई अगर कोच
मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अटैच्ड है, तो इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो अंतराल होगा वो कितने अंतराल पर किया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रकार का जो कोच है जिसको अटैचमेंट मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के साथ किया गया है, तो इनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 18 मंथ्स के अंतराल पर किया जाएगा, 18 महीने के अंतराल पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आईओएच की अगर बात करें इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग का, तो वह 9 मंथ के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, प्रश्न पूछे गए हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार। पेंट्री कार के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड परिवहन कोड यूज किया जाता है वह यूज किया जाता है WCB। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे अक्सर जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो RA के लिए पूछा जाता है, तो वह है इंस्पेक्शन कैरिज के लिए पूछा जाता है। जो इंस्पेक्शन कैरिज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर यूज किया जाता है वह यहाँ पर RA होता है। इसके अलावा VPH अक्सर पूछे जाते हैं जो कि हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट यूज नहीं किया जाता है? तो ICF ट्रॉली की अगर बात करें तो डैशबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर जो कि बुलस्टर स्प्रिंग के पास लगा होता है, इसके अलावा साइड मिरर का भी यूज किया जाता है, जबकि ड्रैग लिंक ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है ICF बोगी के अंतर्गत जिसका प्रयोग होता हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ ICF कोच। जो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस जो है ICF कोच का, जिसका प्रयोग यहाँ पर अगर बात करें स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेस का, तो इसका प्रयोग मेनली बफर हाइट्स को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। इसको यूज जो किया जाता है वह व्हील डाया के बिहाफ पर इसको थिकनेस के आधार पर इसका यूज किया जाता है। अगर चक्कों का व्यास अगर 889 mm से लेकर 864 mm के बीच अगर चक्कों का व्यास है अगर, तो उस केस में हम जो यूज किया जाएगा स्टैंडर्ड पैकिंग थिकनेस वो यूज किया जाएगा 13 mm का, 13 mm का प्रयोग किया जाएगा। अगर चक्कों का व्यास 863 से लेकर 840 mm तक यहाँ पर होता है, 840 mm तक, तो इस केस में जो स्टैंडर्ड पैकिंग का जो थिकनेस यूज किया जाएगा 26 mm का यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर चक्कू का व्यास 839 से लेकर 820 mm तक अगर है, तो उस केस में जो थिकनेस का प्रयोग किया जाएगा स्टैंडर्ड पैकिंग थिकनेस का वह 38 mm का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 819 बिलो की अगर बात करें, तो उस केस में जो यूज किया जाता है पैकिंग का वो 48 mm पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी चक्के के व्यास के बिहार पर टोटल 4 प्रकार के पैकिंग का प्रयोग बफर हाइट्स को एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो 13, 26, 38 एवं 48 4 प्रकार के स्टैंडर्ड पैकिंग थिकनेस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डिफेक्ट्स इज अ डिटेक्टिंग UST टेस्ट। जो UST परीक्षण जो करते हैं वो किस प्रकार के दोष को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो UST टेस्ट जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का NDT टेस्ट यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जिसका प्रयोग एक्सल के ऊपर आने वाली जो इंटरनल क्रैक्स है, आंतरिक दरार, इसको यह पकड़ता है, देखता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे जो टेस्ट है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट NDT का हिस्सा होता है, जैसे कि एक होता है DPT टेस्ट, जिसे डाई पेंट्रेट टेस्ट के तौर पर जाना जाता है, जिसका प्रयोग सरफेस क्रैक्स में आए हुए दरार वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक होता है जैगलोट टेस्ट, जिसका प्रयोग रोलर बियरिंग्स जो कि वर्कशॉप में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जबकि बियरिंग्स में आए हुए रोलर्स जो होते हैं उनमें कोई माइनर क्रैक्स है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं वो डाई पेंट्रेशन टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एडी कैरेट टेस्ट, जिसे ECA टेस्ट के तौर पर जाना जाता है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्टिकल बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर जो LHB कोचेज वगैरह के जो चक्के होते हैं इनके व्हील डिस्क
के जो सरफेस क्रैक्स है इसको यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो एडी करंट अरे टेस्ट जो होता है वो मेनली एलएचबी कोच के चक्कू पर जो किया जाता है वो D3 शेड्यूल्स के दौरान किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट होता है। ये भी टेस्ट जो होता है वो सरफेस क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और इसको अगर बात करें अदर नेम में तो इसको मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में MPI बोला जाता है। जो कि जो टेक्नोलॉजी यूज करता है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट वह मेनली मैग्नेटिक फील्ड्स एवं आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके बिहार पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर किसी प्रकार के फ्लोज है, दरार वगैरह जो होते हैं वो इनके आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर मैग्ना फ्लक्स टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के हिस्सा है, तो आप सारे को यहाँ पर एक एक करके ध्यानपूर्वक याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। यहाँ पर मैक्सिमम बफर हाइट पूछा गया है फ्रॉम रेल लाइन से सेंटर ऑफ बफर्स के रिस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम जो होता है बफर हाइट वो 1105 mm होता है। मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में 1090 mm, लोडेड कंडीशन में यह 1030 mm मिनिमम बफर हाइट होता है विथ रेस्पेक्ट टू रेल लाइन। यहाँ पर जो मैक्सिमम पूछा गया था तो 1105 mm। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो 1105 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न में सेम पूछा गया लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल, तो यह 1030 mm यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन ब्रॉड गेज वाइल टर्निंग द व्हील। जब भी चक्कों को घुमाया जाता है व्हील लेस के ऊपर तो उस दौरान यह ध्यान दिया जाता है कि व्हील के जो चक्कों का कॉम्बिनेशन है वह सही पूर्वक किया जाए, टर्निंग सही पूर्वक किया जाए, मेजरिंग। तो यहाँ पर बात करें जो पूछा गया है कि सेम कोच के ऊपर जो व्हील ट्रेड डायमीटर्स में जो परमिसिबल है डिफरेंस वो कितना mm अलाउ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कि कोच में जो भी चक्कों के डाया में डिफरेंस अलाउ किया जाता है तो सेम एक्सल के ऊपर यह डिफरेंस 0.5 mm, सेम बोगी के ऊपर यह जो रखा जाता है वह 5 mm, और सेम कोच में अगर डिफरेंस जो अलाउ किया जाता है वह मैक्सिमम 13 mm या 13 mm तक अलाउ किया जाता है। चूँकि प्रश्न में सेम कोच के लिए पूछा गया था तो 13 mm 13 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज इन डैश। जो 16.25 टन एक्सल लोड वाले जो बोगी का प्रयोग किया जाता है वह मेनली एयर कंडीशन इन AC बोगी कोच के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 टन का प्रयोग नॉन AC कोच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF और RCF। ICF और RCF के नए चौका का व्यास 915, 837, 837 mm जो होता है 100 पीसू साइज होता है, और 825 mm जो होता है इसे कंडम लिमिट्स होते हैं। नए चक्कों का व्यास 915 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोचेज। कोच में लगे जो एयर टैंक्स होते हैं इनका कैपेसिटी 200 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फुल फॉर्म ऑफ BP यानी ब्रेक पाइप का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि होता है ब्रेक पाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द वाइल लेवल इन डैशपोर्ट्स। डैशपोर्ट में जो वाइल लेवल होता है वो 14 mm तक होता है, 40 mm तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 2 टीयर LHB कोच। LHB 2 कोच के अंतर्गत जो 2 टीयर होते हैं इनमें नंबर ऑफ बर्थ कितना होता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें
नंबर ऑफ बर्थ का, तो एक तरफ हम LHB कोच को लेंगे, एक तरफ ICF कोच को। यहाँ पर 3 टीयर्स है, तो 3 टीयर के अंतर्गत LHB में 72 होता है, जबकि ICF कोच के अंतर्गत 64 नंबर ऑफ बर्थ होते हैं। जबकि 2 टीयर की अगर बात करें तो LHB में 54 नंबर्स होता है, जबकि ICF में 46 नंबर में बर्थ अवेलेबल होते हैं। प्रश्न में 2 टीयर्स के रेस्पेक्ट में LHB कोच में पूछा गया था, तो 54 नंबर्स में यहाँ पर बर्थ अवेलेबल होंगे। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A 54 बर्थ यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ आवर बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच का लेंथ आवर बॉडी पूछा गया है, डिस्टेंस तो यह 23,540 mm। लेंथ आवर कपलर जो होता है वो 24,000 mm होता है। वहीं बिड्थ आवर बॉडी की अगर बात करें तो ये 3,240 mm इसका बिड्थ आवर बॉडी होता है, चौड़ाई। तो यहाँ पर केवल पूछा गया था लेंथ आवर बॉडी, लंबाई पूछा गया था, तो यहाँ पर 23,540 mm। ऑप्शन नंबर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम राइड इंडेक्स ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो मैक्सिमम राइड इंडेक्स है वो 2.5 तो इनिशियली होता है, लेकिन जो मैक्सिमम 160 तक जो का मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स रखा गया वो 2.75 रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द प्रॉपर्टी टू ड्रॉइंग द वायर इज कॉल्ड। यहाँ पर मटेरियल का प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा गया, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल के जो चेंजेज होते हैं, तो वो पूछा है कि अगर कोई मटेरियल्स को हम ड्रॉ किया जा सकता है वायर के फॉर्म में, तो इस प्रकार के जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है उसे किस तौर पर जाना जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी कोई मटेरियल को अगर हम वायर के फॉर्म में अगर ड्रॉ किया जा सके तो इसे हम डक्टिलिटी यानी तन्यता जो मटेरियल का होता है उसके फॉर्म में हम जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है जो मटेरियल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो होता है मेलियाबिलिटी, जिसे हम हिंदी फॉर्म में आघात वन्यता बोलते हैं। इस फॉर्म में अगर बात करें तो मटेरियल को यहाँ पर हैमरिंग करके पीट कर एक जो थिन शीट्स होता है, शीट्स के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज को हम मेलियाबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है ब्रिटलनेस जो नेचर होता है मटेरियल का, जिसमें अचानक से बिना कोई डिफॉर्मेशंस के यहाँ पर अचानक से ब्रेक होते हैं। तो इस प्रकार के नेचर जो होते हैं मटेरियल को उसे ब्रिटलनेस नेचर्स बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट इसके टफनेस होता है, जिसमें वह मुड़ तो जाता है लेकिन उसमें ब्रेक नहीं होता है। तो इस प्रकार के नेचर होते हैं वो टफनेस के तौर पर जाना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मटेरियल के एक ऐसा नेचर है जिसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब भी हम कोई फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल शेप है वो एक्सचेंज होकर प्रॉपर आगे बढ़ जाता है। जब हम फोर्स को जैसे ही हटाते हैं तो जैसे वह फोर्स हटाने पर जो ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है उसे इलास्टिसिटी बोला जाता है। जब मटेरियल्स अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है तो उसे उस प्रॉपर्टीज़ को हम प्लास्टिसिटी के तौर पर जानते हैं। तो इस प्रकार कई तरह के जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिसका अलग अलग पर्पस में यहाँ पर यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन कोल्ड बिल्डिंग डैश इज अप्लाइड। कोल्ड बिल्डिंग के अंतर्गत क्या अप्लाई किया जाता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो कोल्ड बिल्डिंग की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का सॉलिड स्टेट बिल्डिंग है, या इसे हम अदर फॉर्म में कोल्ड प्रेशर बिल्डिंग के तौर पर जानते हैं। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर जॉइंट्स करने के लिए मटेरियल्स को प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, ना कि हीट को। इसमें अगर बात करें तो जैसे अल्मुनियम हो, कॉपर हो, जिंक्स जैसे मटेरियल्स को हम ज्वाइन करने के लिए हम प्रेशर बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं, प्रेशर का अप्लाई करते हैं, जिसे हम कोल्ड बिल्डिंग के तौर पर जानते हैं, जिसमें हीट का यूज नहीं किया जाता है, केवल और केवल प्रेशर का यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एनोड इज अ पोल ऑफ डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई। जो डीसी करंट जो होते हैं इनके एनोड के जो पोल होते हैं वह मेनली पॉजिटिव पोल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्लक्स इज यूज्ड। यहाँ पर फ्लक्स दिया गया है, फ्लक्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट डैश ऑफ द सरफेस टू बी बिल्ड।
यानी फ्लक्स का उपयोग सोल्डर की जाने वाली सतह को डैश से रोकने के लिए किया जाता है। तो जो भी सरफेस है जिसको बिल्ड किया जाना है तो उसको ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए फ्लक्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी टेस्ट। डीपीटी टेस्ट में किस प्रकार के डिफेक्ट्स को यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है? तो डीपीटी टेस्ट जो है वो मेनली एनडीटी टेस्ट यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का हिस्सा है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है। इसमें अलग अलग जो कलर्स होते हैं इनका प्रयोग मेनली बोगी फ्रेम्स है, चक्के के डिस्क वगैरह होते हैं, सीबीसी के जो पार्ट्स हैं इनमें किसी प्रकार का सरफेस क्रैक्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सरफेस क्रैक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में कितने नंबर्स में यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है? तो मेनली 4 टाइप्स के शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं एलएचबी कोचों में। प्राइमरी वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर्स या डैम्पर्स, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, योर डैम्पर्स एवं लास्ट होता है लेटरल डैम्पर्स। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 4 के नंबर्स में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 2 के नंबर्स में होते हैं। योर डैम्पर्स की अगर बात करें 2 के नंबर्स में होते हैं और लेटरल डैम्पर्स 1 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। टोटल 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। चूँकि 2 बोगी प्रत्येक कोच में लगे होते हैं तो इस प्रकार टोटल 18 की संख्या में प्रत्येक कोच में शॉक ऑब्जर्वर्स अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर आपसे टाइप पूछा जाए तो टोटल 4 टाइप्स के यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर्स के भी यहाँ पर 18 नंबर्स में किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी 18 की संख्या में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। तो बोगी एवं कार बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं उसे यो डैम्पर बोलते हैं। यो डैम्पर्स का नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो रोलिंग मोशन जो कोचेज के होते हैं उसको प्रिवेंट करने यानी मिनिमाइज करने का काम यहाँ पर यो डैम्पर्स के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन बिल्डिंग। निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक फ्यूजन बिल्डिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें फ्यूजन बिल्डिंग का, तो फ्यूजन बिल्डिंग जो है या मेनली बिल्डिंग जो मेनली होता है वो 2 प्रकार के बिल्डिंग होते हैं। एक होता है फ्यूजन बिल्डिंग, सेकेंड होता है प्रेशर बिल्डिंग या सॉलिड स्टेट बिल्डिंग बोला जाता है, जिसे कोल्ड बिल्डिंग भी बोला जाता है। जो प्रेशर बिल्डिंग होते हैं उनको कोल्ड बिल्डिंग भी बोला जाता है। फ्यूजन बिल्डिंग के अंतर्गत मेनली जो हम बिल्डिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं वह मेनली हीट का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें जो बेस मेटल को हम इसमें हीट करके उसमें मेल्ट करते हैं। मेल्ट अवस्था में इसको प्रॉपर ज्वाइंट किया जाता है। तो इनमें कुछ और भी यहाँ पर एक प्रॉपर रूप से बिल्डिंग हो सके, इसके अलावा इसमें ज्वाइंट्स भी बेहतर क्वालिटी का हो, इसके लिए हम फिलर मेटल का भी प्रयोग यहाँ पर फ्यूजन बिल्डिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है। जिसका एग्जाम्पल की अगर बात करें फ्यूजन बिल्डिंग के अंतर्गत तो मेनली आर्क वेल्डिंग आते हैं, गैस वेल्डिंग्स, लेजर वेल्डिंग्स या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होते हैं ये सारे के सारे फ्यूजन बिल्डिंग के हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, जो कि यहाँ पर पूछा गया फ्यूजन बिल्डिंग का, तो इसमें आर्क वेल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप्स की जो बिल्डिंग्स होते हैं जैसे इन सॉलिड स्टेट बिल्डिंग जिसे बोलते हैं, जिसे प्रेशर बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है, तो इसमें मेनली जो मटेरियल्स होते हैं इनको ज्वाइन किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ हीट एवं प्रेशर या प्रेशर के मतलब इसमें दोनों को भी ज्वाइन करके यहाँ पर प्रेशराइज किया जा सकता है या केवल प्रेशर के माध्यम से। तो इस बिहार पर इसको हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग या कोल्ड वेल्डिंग के तौर पर हम जानते हैं। जिसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें फोर्ज वेल्डिंग, रेसिस्टेंट वेल्डिंग के अंतर्गत स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, फ्लैश बट टाइप के अलग अलग प्रकार के वेल्डिंग्स इसमें रेसिस्टेंट वेल्डिंग के हिस्सा होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग्स हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया, ये सारे
सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो डेसिबल इज अ यूनिट टू मेजर। डेसिबल एक इकाई है किसको मेजर करने का, तो साउंड आवाज़ को एक यूनिट होता है डेसिबल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर अ प्रिविलेज पासेज। प्रिविलेज पासेज के लिए जो मैक्सिमम वैधता रखा गया है वह 5 मंथ्स का रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया। भारत के अंदर स्टडी लीव ग्रांट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वह जीएम यानी जनरल मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस केस में अगर कोई कर्मचारी ग्रुप सी एवं डी का कोई कर्मचारी है तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर या डिविजनल रेलवे मैनेजर, इस केस में विद इन इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे स्टडी लीव प्रोवाइड करने के लिए। जबकि अगर बात करें एब्रॉड इंडिया के केस में, भारत से बाहर में, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। कितने अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो जो पैटर्निटी लीव है वो मेल रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के केस में, और यह जो प्रोवाइड किया जाता है प्रत्येक चाइल्ड के केस में 15 डेज का यह पैटर्निटी लीव होता है, और इसे आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड से 6 महीने के अंदर इसको लेना पड़ता है विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर नहीं ले पाता तो उस केस में यह उसको लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जो जोनल OLIC के जो चेयरमैन होते हैं वह जनरल मैनेजर खुद होते हैं GM। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं डिवीजन लेवल पर अगर बात करें तो डिवीजन लेवल पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वह DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो टोटल वर्तमान में 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है, जिसमें से एकमात्र लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज जो है वह नेपाली को शामिल किया गया है। यहाँ पर 22 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है नियम वह 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया था, और इसमें टोटल जो रूल्स रखे गए हैं वो 12 रूल्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, और यह तमिलनाडु स्टेट पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज एडॉप्टेड हाउ मेनी लैंग्वेज बियर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स इनिशियली। जब संविधान को अपनाया गया था तो उस समय शुरुआती स्टेज में जो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से कितने भाषाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब संविधान को अपनाया गया था शुरुआत में जो भाषा की संख्या था वो 14 थे इनिशियली। जब यह अभी करंट में की बात करें तो करंट में यह 22 लैंग्वेज अभी है। तो यहाँ पर पूछा गया इनिशियली तो 14 लैंग्वेज यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।